Greeting students, welcome back to our YouTube channel नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि किसी भी डिवाइस में जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है, चाहे वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो, चाहे वो एक फ़ैन हो, या फिर एक एलईडी हो, या टीवी हो, या इलेक्ट्रिक आयन हो, वहाँ से जैसे ही ऐसी डिवाइसेस के अंदर से करंट फ्लो करता है, एक हीट प्रोड्यूस होना शुरू कर देती है। अगर सिंपली बात करें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें बताता है whenever इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर, जब कभी इलेक्ट्रिक करंट किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर से फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। सपोज हमारे पास ये एक मेटालिक कंडक्टर यहाँ है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से हीट जो है वो बाहर निकलेगी, इस कंडक्टर के अंदर से हीट प्रोड्यूस होगी। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। What happens when you switch on an electric iron? जब आप किसी इलेक्ट्रिक आयन को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, कुछ ही सेकंड्स में जो बॉटम प्लेट होती है इलेक्ट्रिक आयन की वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये हीट कहाँ से आई? ये हीट इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयन की बॉटम प्लेट तभी हीट प्रोड्यूस करती है जब उसे इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा हो। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टिव एलिमेंट, प्रेस के अंदर इलेक्ट्रिक आयन के अंदर एक फिलामेंट डलता है, या जिसे हम एक रेजिस्टिव एलिमेंट बोलते हैं। मींस उस पर्टिकुलर एलिमेंट या फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज वेरी वेरी हाई एज कंपैरिजन टू ए नॉर्मल कंडक्टर। तो उस हीटिंग इफेक्ट की मेन वजह क्या है, रेजिस्टिव एलिमेंट का होना, जिसकी वजह से जो उस रेजिस्टिव एलिमेंट के अंदर फ्लो करने वाले चार्ज बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सफ़र करते हैं, और इस रेजिस्टिव एफर्ट को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन इस हीट एनर्जी के अगेंस्ट में किया जाता है। मीन्स वर्क हैज़ टू बी डन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विच इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो एनर्जी हीट के अंदर कन्वर्ट हो गई है किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर से, उसे पूरा करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। और इस कंप्लीट सीक्वेंस में होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक काम करती है, मतलब एनर्जी को सप्लाई करती है, जो कि आगे चल के हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइए इसको समझते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि फ्लो करता है, और किसी पोटेंशियल डिफरेंस V पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस V हमने अप्लाई किया, जिसके कारण कोई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करने लग गया। अब वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी। सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास आएगी दैट इज I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय T, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू T हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन पुट किया है, यहाँ इसे सेकंड इक्वेशन पुट किया है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम वर्क डन को V इंटू I इंटू T
के इक्वल पुट कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो वर्क डन है ये वही वर्क डन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने किया है। और क्यों किया है? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो गई है। तो अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना वर्क डन करेगी? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतना ही वर्क डन करेगी जितनी की हीट रिलीज हुई है। तो क्या हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि यही वर्क डन हीट के बराबर होगा? अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई तो हम इसको रिवर्स करके सोच सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ा उतना ही अमाउंट हीट वहाँ पे स्पेंट हुई होगी। तो अब इसी फॉर्मूले में हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। वर्क डन हमारे पास आया था, वर्क डन W इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पर हम V की जगह पे I इंटू आर पुट कर देते हैं। तो वर्क डन V इंटू आई इंटू टी, देन V इज इक्वल्स टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। तो यहाँ पे वर्क डन हमारे पास आता है I स्क्वायर R इंटू टी। अब क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी समझाया है, दिस इज द वर्क डन विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इसी वर्क डन को हम हीट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। ये हीट के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। किसी भी मटेरियल के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि हीट जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। सेकंड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। एंड फोर्थ, हीट is directly proportional to the time for which the current is flowing in the circuit। अब ये जो ऊपर हमने डिस्कशन किया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों यही बहुत बार एग्जाम के अंदर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है। दोनों तरीके हैं इसे डिफाइन करने के। चलिए, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R इंटू टी। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये फॉर्मूला हीट का है इन टर्म्स ऑफ करंट। करंट की टर्म्स में हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R टी। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स है जहाँ रिमेंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम जो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, I की जगह पे अगर हम ओम्स लॉ से V बाई आर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है H इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी। तो हीट हमारे पास यहाँ से निकल के सामने आती है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी। ये हीट का फॉर्मूला है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की टर्म्स में हीट का फॉर्मूला। चलिए, इसके बाद एग्जाम में बहुत बार हमसे हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए, जो सबसे पहली एप्लीकेशन यहाँ पे आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, फिजिक्स की एक स्पेशलाइजेशन क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है, और इस लॉस का भी हम कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये केवल आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा कि हम किसी की डिसएडवांटेज को भी एडवांटेज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक टोस्टर्स
इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयन, रूम हीटर्स एक्सेट्रा। कैसे? देखिए, इन सभी के अंदर आपने इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर इस तरह से एक कॉइल को देखा होगा, एक घुमावदार कॉइल होती है। ऐसा ही इलेक्ट्रिक टोस्टर के अंदर होता है, ऐसा ही वाटर हीटर के अंदर एक रोड लगी होती है, सेम शेप होती है लगभग। इलेक्ट्रिक आयन के अंदर एक फिलामेंट होता है। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट हैं, ये पर्टिकुलर पार्ट हमें बताते हैं कि यही वो पर्टिकुलर मटेरियल है जो कि किसी भी डिवाइस में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। चलिए, इसे हम हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। अब ये जो हीटिंग एलिमेंट है, जिन डिवाइसेस के ऊपर हमने बात की है, इन डिवाइसेस में ये हीटिंग इफेक्ट इस हीटिंग एलिमेंट की वजह से होता है। और ये जो हीटिंग एलिमेंट है, ये नाइक्रोम का बना हुआ हो सकता है, मैंगनीन का बना हुआ हो सकता है, या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ हो सकता है। अब ऐसा क्या रीज़न है कि ये हीटिंग एलिमेंट इन्हीं 4-5 अलॉयज से बनाए जाते हैं? चलिए इसको समझते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि जो नाइक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन जो हैं, इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से ये अपने अंदर से ज़्यादा हीट होने पर भी मेल्ट नहीं होती, ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं। एक फर्दर इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो है इनकी रेजिस्टिविटी। इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने पर भी इफ़ेक्ट नहीं होती है। ये मैंने जब आपको रेजिस्टेंस वाला टॉपिक बताया था तब बताया था कि जो अलॉयज होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। तो इन एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है। सेकंड बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो किसी भी सर्किट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक फ्यूज आमतौर पे लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है और जब हाई करंट पास करता है फ्यूज वायर से तो ये मेल्ट हो जाती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण और सर्किट ब्रेक हो जाता है, और जिसकी वजह से हाई करंट हमारी घरों में या फिर हमारी डिवाइसेस तक नहीं पहुंच पाता और हमारी डिवाइसेस सेफ रहती हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं फ्यूज़ के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है बच्चों, हमारे पास दो वायर आ रही होती हैं, एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर। फ्यूज़ हमेशा लाइव वायर के साथ सीरीज में लगाया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज दिस इज फ्यूज़, ऐसे। और फिर उसके बाद हमारे घरों के अंदर एक मीटर लगाया जाता है, मीटर के बाद फिर एक फ्यूज़, मेन स्विच, इस तरह से आगे का फंक्शन होता है। अभी तक आप ये समझिए फ्यूज़ हमेशा लाइव वायर के साथ सीरीज में लगाया जाता है, और जब कभी भी यहाँ से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट हमारे घरों के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, फ्यूज़ से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट, तो फ्यूज़ की जो आगे सप्लाई करने वाली वायर है ये बीच से ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद आगे का कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से करंट हमारी पर्टिकुलर डिवाइस तक जा ही नहीं पाता। और ऐसा कब होता है? जो वायर होती है उसकी एक रेटेड वैल्यू होती है, जिस रेटेड वैल्यू पर ही वो मेल्ट होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट को वो टॉलरेट कर सकती है, और उस करंट को टॉलरेट करने के बाद ही वो आगे करंट को, अगर तो वो टॉलरेट कर रही है तो करंट को आगे सेंड करेगी, अदरवाइज वहीं वो वायर मेल्ट हो जाएगी, जिसके कारण करंट की सप्लाई वहीं पे रुक जाएगी, और ऐसे करके हमारी डिवाइसेस अपने हाई करंट तक कभी पहुंचेंगी नहीं और वो हमेशा सेफ रहेंगी। चलिए थर्ड जो पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारे पास द
हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो होते हैं, कुछ इस तरह की शेप का एक बल्ब होता है, ऐसे ऊपर एक इवैक्यूएटेड ग्लास होता है, और यहाँ पर इस बल्ब के अंदर ये जो एक वायर होती है, जिस वायर को हमने यहाँ से ऐसे दिखाया है, इस वायर को बल्ब का फिलामेंट भी कहते हैं। इस वायर को हम बल्ब का फिलामेंट कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर मटेरियल जिसका नाम टंगस्टन है उससे बनाई जाती है ये वायर। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसका क्या रोल है? टंगस्टन हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है और रेजिस्टेंस को बढ़ने नहीं देता है। तो दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये टंगस्टन जब भी पूरी तरह से हीट अप करता है तो ये एक वाइट हॉट, पूरी तरह से गर्म होके किसी चीज़ का और लगभग सफ़ेद कलर का हो जाना और उसके बाद लाइट को एमिट करना, ये इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो टंगस्टन फिलामेंट बिकम्स लुमिनस, इससे लाइट बाहर निकलने लगती है। टंगस्टन is used as it has high melting point 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट को ये टॉलरेट कर सकता है। बल्ब के अंदर ये जो ग्लास होता है, यहाँ इस ग्लास के अंदर इनर्ट गैसेस फिल की जाती हैं। इनर्ट गैसेस जैसे कि आर्गन, नियोन, और टंगस्टन की प्रॉपर्टी होती है कि टंगस्टन कभी भी ऐसी इनर्ट गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमारे पास सामने आई कि बल्ब के फिलामेंट के लिए हम टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। चलिए, इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट अप्लायंस। डिटेल में अगर बात करें तो जो पावर होती है, पावर आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क और एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, सो वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम ऑल्सो। पावर को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, WATT वॉट। वॉट इज द रिक्वायर्ड यूनिट फॉर पावर। अब यहाँ से एनर्जी या वर्क डन की बात करें तो एनर्जी होती है जूल या वर्क डन होता है जूल, टाइम होता है सेकेंड। तो रिजल्ट आता है वॉट इज इक्वल्स टू जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब जो पावर हमारे पास होती है या एनर्जी की अगर बात करें, इससे प्रीवियस केस जो हमने डिस्कस किया था, हीटिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां हमने वर्क डन के लिए फॉर्मूला लिखा था I²RT। अगर वर्क डन को मैं I²RT यहां पुट करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला आता है I²R। यहां पे मैंने लिखा है, यहां मैंने लिखा है V² डिवाइडेड बाय R, क्योंकि T डिवाइड बाय में होगा पावर के केस में, तो वहां पे हमारे पास V² बाय R ही देखने को मिलेगा। और थर्ड आता है हमारे पास V इंटू आई। बेसिकली पावर के 4 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं, वो कौन कौन से हैं? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, सेकेंड
पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। थर्ड, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एंड फोर्थ, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। ये फॉर्मूले हैं हमारे पास, जिन फॉर्मूले के बेसिस पे हम पावर को कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए, पावर की क्या इम्पोर्टेंस है इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने मार्केट से एक बल्ब खरीदा जिस पर लिखा हुआ है 100 वोट। इसका सीधा सीधा मतलब है 100 जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि एक वोट जो होता है वो हमने लिखा था बेटा 1 वोट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1 जूल का अगर वैल्यू अमाउंट खर्च हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास उस पर्टिकुलर डिवाइस की पावर 1 वोट है। अब 100 वोट अगर किसी डिवाइस की पावर है तो वो एक सेकेंड में 100 जूल्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लेगी। अगर किसी डिवाइस की पावर 500 वोट है तो वो एक अकेली डिवाइस अपने ऑपरेट करने के लिए, मैक्सिमम ऑपरेट करने के लिए, जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है, वो डिवाइस क्या करेगी, 500 जूल्स पर सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए उसे। किसी इलेक्ट्रिक आयन का जो फिलामेंट होता है वो डिपेंड करता है आयन टू आयन, लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर बात करें फिलामेंट की या हीटिंग एलिमेंट की तो वो लगभग 1000 वोट के आसपास होता है एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक आयन का। तो अगर 1000 वोट की बात करें तो 1000 जूल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगी वो डिवाइस। तो ग्रेटर इज द पावर रेटिंग, ग्रेटर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड। मार्केट से आप जब कभी भी कोई भी डिवाइस खरीदने जाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो आप सबसे पहले उस डिवाइस की पावर चेक कीजिए। वहाँ ज़रूर लिखा होगा बॉक्स के ऊपर 100 W या फिर 100 वोट, 200 वोट, 50 वोट, 60 वोट। दैट इज़ द पावर। जितनी ज़्यादा रेटिंग पावर की होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ 1 वोट, 1 वोट को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर V को पुट कर देते हैं 1 वोल्ट, I को पुट कर देते हैं हम 1 एम्पियर। तो पावर 1 वोट कब होगी, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। यहाँ से पावर हमारे पास आती है 1 वोट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। फर्दर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को पावर को 1 वोट कहा जा सकता है कब, इफ इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर को 1 वोट कहा जा सकता है कब, अगर वो डिवाइस ड्रॉ करती है 1 एम्पियर का करंट। कहाँ से, जब उस डिवाइस पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए। तो यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखी है 1 किलोवोट, 1000 वोट। कैपिटल K स्टैंड्स फॉर किलो और किलो मीन्स 1000, 1000 वोट। वोट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ पावर। वोट की पावर की एक स्मॉल यूनिट है, बिगर यूनिट नहीं है। वोट के आगे भी किलोवोट, मेगावोट, इस तरह की चीज़ें आपने डिस्कस ज़रूर की होंगी बेटा।
अब ये जो मैंने आपको बताया है 1 किलोवोट, ये होता है 1000 वोट के बराबर। अगर मैं लिखूँ 1 कैपिटल M और W, कैपिटल M का मतलब होता है बेटा मेगावोट, मेगावोट का मतलब होता है 10⁶ यहाँ ये कुछ प्रैक्टिकल पावर की कुछ यूनिट्स मैंने आपको बताई हैं जो आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे।